अनुरोध की नोट एड्रेस के लिए देश के सबसे बड़े राज्य के वजीर आला हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से कि आप अपने उद्बोधन से युवा सपनों में नए रंग भरें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, नौजवान साथी कन्हैया कुमार, श्री राम हरिदास जी, सीताराम लांबा जी, सुशील पारिक जी, अभिषेक चौधरी, अध्यक्ष अनिश भाई, दीपेश जी, नरेश ठकराल जी, सेक्रेटरी, हेमराज शर्मा जी, रुक्मानंद स्वामी जी, सुनील शर्मा जी, नितेश पुष्करना जी, सुनील राजपुरोहित और तमाम यहाँ ऊर्जावान हमारे युवा साथी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज मैं युवा नीति की विमोचन के अवसर पर मैं भी आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं सबसे पहले अपनी ओर से तमाम प्रदेशवासियों युवाओं को, छात्रों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सरकार को नीति बनाए और उसमें सीताराम लांबा अपने सहयोगियों के सहयोग से और अधिकारियों के जो नियम कायदे होते हैं अपनाते हुए अगर युवा नीति बनती है तो आप सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए युवाओं की दिशा में जाना है। सरकार की भावना क्या, उनके प्रति प्रतिबद्धता क्या है, वो तमाम बातों को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। मेरे पूर्व में सीताराम लांबा ने भी, अन्य वक्ताओं ने भी हमारी क्या क्या योजना उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें भी बाकी भी है, क्योंकि मैंने कहा युवाओं को समर्पित है बजट। इसके मायने की कई योजनाएं हैं और भी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपने फेसबुक पे आज शाम को उन सब योजनाओं को जो युवाओं के लिए बनाई है उसको मैं पोस्ट कर दूँ। आप उनको देखिएगा, ज़रूर समझिएगा और कैसे समाज को, युवाओं को उसका लाभ मिल सकता है। मैं बोलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने 500 बच्चों को फॉरेन कंट्री में भेजने का निश्चय किया है, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अब इतना बड़ा फैसला ये है कि कई घरों में स्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश भेज सकें। अमीर घराने के बच्चे भेज सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2-3 कैटेगरी बनाई है। जो सबसे गरीब है, पूरा खर्चा आने जाने का, वहाँ रहने का और फीस पूरी सरकार देगी उनको। एक कैटेगरी बनाई, उसके ऊपर है तो उनके खर्चा आने जाने का देंगे, फीस दे देंगी या उनको रहने का खर्चा दे देंगे। कहने का मतलब 2-3 कैटेगरी बनाई है। अच्छे से परिवार के लोग भी भेज नहीं सकते। तो ये प्रयोग क्यों किया, मैं लोगों को उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आज़ादी के पहले बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब बच्चे थे, छात्र थे, उनको नहीं भेजते अगर विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, तो शायद वो संविधान निर्माता के रूप में आज देश पूरी दुनिया में वो नाम नहीं होता जो उनका हो रहा है। तो हमारे बच्चे जाएंगे राजस्थान के, प्रतिवर्ष 500 बच्चे जाएंगे। हो सकता है उनमें कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई और कोई सोशल वर्कर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी उससे वंचित क्यों रहे। तो ये जो मैं समझता हूँ कि कन्हैया कुमार जो आपने बुलाया, मुझे अच्छा लगा। इसको मैं भी YouTube में सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ये मुझे एक मेरे मेंबर पार्लियामेंट थे जुंजार सिंह जी, सीपी जोशी को मालूम है। 80 में हम लोग जब जीत के गए चुनाव, मेंबर पार्लियामेंट बना, मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, उप मंत्री बन गया इंदिरा जी के साथ में। तब मुझे वो कहते थे कि अशोक, आपकी खोपड़ी में जो है बुजुर्गों वाली
अनुभव अभी भी आ गए आपके खोपड़ी में। तो मैं कहना चाहूँ कन्या कुमार तेरी खोपड़ी में बुजुर्गों वाले अनुभव अभी आ गए हैं। जब तुम बोलते हो तो लगता नहीं तुम नौजवान की तरह खाली बोलते हो। सारे अनुभव समेट करके भगवान ने तेरे को गॉड गिफ्ट दी है, वो तो देश के नौजवानों को दे रहा है, इसलिए आपको बधाई देना चाहता हूँ मैं आपको। बहुत सटीक बात करता है, जो आज के वक्त में आवश्यकता भी है। आज के वक्त में बातें करें थी कम है, आज हालात सबसे गंभीर है देश के अंदर। ये कह रहा था कि मैं अभी राजनीतिक भारत नहीं समझता, सरकारी प्रोग्राम है। ये तमाम नियम कायदे मोदी जी ने तोड़ चुके हैं। आप देख सकते थे बाहर में कोई दिक्कत नहीं थी, जब मोदी जी ने तोड़ दिए खुद ने। हम बैठे उनके साथ वीसी में बैठता हूँ मैं खुद मोदी जी के साथ में, और वो हमारे खिलाफ में बोलते हैं, विपक्षी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं सरकारी प्रोग्राम है। तो भाई मोदी जी बोल सकते हैं, कन्या कुमार तुम क्यों नहीं बोल सकते हो, बताओ तुम। अगली बार ध्यान रखना, हमारे प्रोग्राम में राजस्थान में आओ तो मैं पूरी खुली छूट है बोलने की, जो मर जाए बोलो। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, 2030 हमने एक विजन बनाया है। अब मैं मेरा स्पीच जो है वो स्कीमों में नहीं जाना चाहता। अभी शिवी जोशी ने कहा आपको 18 साल का मतदान दे दिया राजीव गांधी ने, सब क्रांतिकारी कदम उठाए कांग्रेस ने। अगर देश में कोई क्रांति की है आज़ादी के पहले, अहिंसक क्रांति के माध्यम से गांधी जी ने मुल्क को आज़ाद करवा दिया, अहिंसक हथियार लेकर के। वो ये मुल्क है। जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू और बड़े बड़े नेता, आज के जो हुकूमत में कर बैठे हैं वो लोग नाम लेने उनको संकोच होता है। उन नेताओं को जिन्होंने इतिहास रचा देश के अंदर, कि वो अलग बात है। मैं अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात करना चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि आप स्काउट वाले लोग बैठे हैं, एनसीसी के बैठे होंगे, एनएसएस के साथी बैठे होंगे। मैं तीनों में रहा हूँ बचपन के अंदर। स्काउट में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना अभी 5 साल पहले, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ स्काउट गाइड का। तो मेरी लगाव आप सबसे है। गांधी पीस फाउंडेशन में वर्क कर रहा हूँ। बचपन में मैंने कई कैंप अटेंड किए, तो मेरे संस्कार बचपन से पड़ गए। और ये गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में आपको आना है तो रचनात्मक काम करना आपका आधार होना चाहिए। तो आप जो बैठे हैं यहाँ पर, सीताराम लांबा ने जिस पर जोड़ा राजस्थान भर के नौजवानों को, मैं समझता हूँ कि मुझे इसने बहुत इम्प्रेस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ युवा बोर्ड के अध्यक्ष कई बनते हैं, ये पहला अध्यक्ष है जहाँ हमने 500-700 करोड़ रुपये रखे हैं युवा बोर्ड के। पहला अध्यक्ष है जो युवा महोत्सव मना रहे हैं हम लोग राजस्थान के अंदर। विवेकानंद के नाम से हम लोग हर जिले में हॉस्टल बना रहे हैं, 75 करोड़ रुपये मैंने रखे हैं। और अभी कह रहा था मेरे को कम पड़ेंगे, मैंने कहा चिंता ही मत करता हूँ। मैंने कह रखा है, शिवी जोशी जानते हैं पूरे हाउस को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और ये मैंने राजस्थान की राजनीति में करके दिखा दिया। जिसने जो मुझसे मांगा मैंने मना ही नहीं किया है। मैंने कहा तुम थक जाओगे, मैं नहीं थकूंगा। अब वो अलग बात है, विपक्ष के लोगों ने मांगा नहीं मुझसे या कम मांगा, और मैं क्या करूं। मुझसे मांगते मैं मना करता तो वो दोषी मुझे ठहराते। तो लंबी बात है। मैं अब जो पॉइंट बनाना चाहता हूँ, जो मेरा उस पर मेरा इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि जब आपके साथी ने जब भूमिका बांधी इसकी दीपेश ने, जब दीपेश ने भूमिका बांधी है कि ये जो नीति बनी किस प्रकार से बनी, दीपेश ने बांधी ना। अब दीपेश में तो मैं कहना चाहूँगा कि 2030 का जो हमने विजन रखा राजस्थान के लिए, वो विजन जो है उसमें हम इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हैं नौजवानों का भी, राजस्थान के प्रदेशवासियों का भी, इंटेलेक्चुअल का भी, हर क्षेत्र के लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, जो भी हैं। हमारा प्रदेश 2030 के अंदर क्या किस स्थिति में पहुंचे, ये विजन होना चाहिए हमारा भी। आज राजस्थान की पहले रेगिस्तान है, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, और शिक्षा में पिछड़े हुए हम लोग थे, स्वास्थ्य सेवा में पिछड़े हुए थे, सब योजना में पिछड़े हुए थे, सड़कों में पिछड़े हुए थे हम लोग। आज हम कहने स्थिति में
सारी प्रीमियम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। IIT, IIM, IIIT, लॉ यूनिवर्सिटी, निफ्ट, कृषि यूनिवर्सिटियाँ, सब कुछ हो गया शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर हेल्थ में नंबर 1 बन गए देश में। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं नहीं है। फ्री इलाज हो रहा 25 लाख का लोगों को। और राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया। अभी जो कन्हैया कह रहा था कि राजस्थान कई मामले में नंबर 1 है, तो राइट टू हेल्थ में नंबर 1 है हम लोग। अभी मैंने एक और एक्ट बनाया, राइट टू मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बनाया। वो भी राजस्थान में एकमात्र राजस्थान है जहाँ एक बनाया। कहने का मतलब कई मामलों में राजस्थान वास्तव में ठीक कहा। पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर। पंचायत की जो स्थापना है पूरे देश की, उसकी नींव भी उन्होंने नागौर से रखी थी। पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 59 को रखी थी। पंचायत राज की स्थापना राजस्थान से पड़ी है देश भर के लिए। तो मैं जो आपके पॉइंट पे वापस आता हूँ, मैं चाहता हूँ 2030 का जो विज़न है उस पर मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे दीपेश जी कि भाई किस प्रकार आपने सबको जोड़ा है। मैं चाहूँगा आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि हमने कोशिश करी है। बजट पेश करते हैं, प्री बजट मीटिंग होती है हमारी, ट्रेड से, कॉमर्स से, एक्टिविस्ट से, NGO से, लेबर यूनियन से होती है, सबसे होती है, युवाओं से होती है। परंतु आपने जो युवा नीति बनाई है, ये जो वर्ग आपका है, इनको मैं चाहूँगा कि हम आपको इन्वॉल्व करें उसके अंदर, लांबा साहब को इन्वॉल्व करें। मैं चाहूँगा कि पूरी युवाओं की जो भावना युवा नीति के है, उसके अनुरूप आप क्या सोचते हो राजस्थान 2030 के अंदर। मैंने कहा है कि राजस्थान देश के अंदर अगर नंबर 1 राज्य नहीं बन सके, मान लो कई स्थितियाँ होती है, आर्थिक भी, सामाजिक भी, जोग्राफिकल हमारे दूरियाँ बहुत है गाँवों के अंदर। हम कोई बिहार और यूपी तरह नहीं, एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ 15-15, 20-20 किलोमीटर के बाद गांव आते हैं। केवल ढाणी हमारी और ज़्यादा लंबे दूरी में बसे हुए हैं। हम चाहेंगे राजस्थान कम से कम 2030 तक अगर नंबर 1 नहीं बने तो नंबर 1 के जो राज्य हैं 4-5, उनकी श्रेणी में हम भी पहुँच जाएँ, ये मेरा भावना है। उसके लिए आपका सपना क्या है? मैं सबसे कह रहा हूँ आप लोगों को, आपके माध्यम से नौजवानों को कहना चाहूँगा राजस्थान के अंदर कि आप सबका सपना क्या है, आपको हम भागीदार बनाएंगे उसके अंदर। डॉक्यूमेंट जो बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी शुरुआत हम आजकल में करने वाले हैं। आज पहली मीटिंग होगी रात को हमारी, CS को हमने बुला रखा है इस काम के लिए। बाद में हम लोग चाहेंगे हर वर्ग को स्कूलों में ऐसे कंपटीशन हो, डिबेट कंपटीशन भी हो, हर प्रदेशवासी इन्वॉल्व उसके अंदर कैसे फील कर अपना को लिख के भेजे, वो ऑनलाइन मंगाएंगे हम उनसे। इसलिए मुझे अच्छा लगा जब वो बोल रहे थे युवा नीति ऐसे नहीं बनाई आप लोगों ने, अच्छी मेहनत करी, अच्छे ढंग से आपने सबके अनुभव उसमें समावेश किए, अच्छी युवा नीति बनी। तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें सरकार का सहयोग करें और शानदार तरीके से विजन 2030 ये बनाने में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, आप घूमते रहो राजस्थान भर में। सीपी जोशी जी बैठे हैं आपके वकील, इधर ज़्यादा मत बोलो यहाँ पर, आपके वकील साहब बैठे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको कहना चाहूँगा एक बात तो ये, दूसरा मुझे दुख होता है एक कोटा के अंदर जो है ये प्रकार आत्महत्या हो रही है, ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 बच्चों ने। ये हमारी चिंता कैसे होना चाहिए। मैं भी बचपन में ये राजनीति में आ गया हूँ, बाई एक्सीडेंट आ गया हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, रात को मैं 2-3 बजे तो पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरा PM से मेरा नंबर आ जाए, और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया, और आज अब सीपी जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है, इनके परिवार को भी चाहिए इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने। वो सबका फिक्स है किसको क्या बनना है,
किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। जो बनना सबका फिक्स है। कभी मैंने सोचा क्या कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री 3 बार बनूंगा, केंद्रीय मंत्री में 3 बार बनूंगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में 3 बार बनूंगा, एआईसीसी के महामंत्री में 3 बार बनूंगा? कभी मैंने सोचा ही नहीं था। वो सारे पद मुझे मिल गए। तो मैं कहना चाहूँ, सुसाइड करने वाले जो हालात है वो बहुत गंभीर हालात है। नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे, कितना दबाव उनके ऊपर है। उससे उनको काउंसलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि नौबत नहीं आए, बच्चों पे दबाव नहीं पड़े कि भाई तुम्हें तो बनना ही पड़ेगा, आईआईटी करनी है तेरे को। तो ये मुझे दिमाग में ना आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर लिया। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा। अभी कल कानून पेश किया गया, कल परसों गृह मंत्री जी ने आईपीसी सीआरपीसी का। मैं आपके माध्यम से आपको शेयर करते सुझाव देना चाहूँगा, कन्या कुमारी बैठे हुए हैं, कि राजस्थान वो राज्य है देश के अंदर जिसने सरकार बनते हमने उसमें नंबर 1 है देश के अंदर। थानों में सुनवाई होती नहीं थी पहले। थानों में बड़े ऐसे ही माहौल होता था, जाना लोग पसंद भी नहीं करते थे। जाएंगे तो बेइज्जती करेंगे, तू ताम बात करेंगे हमें पुलिस वाले। तो अच्छे थे लोग, जाके बेइज्जती क्यों करवाएं? वहाँ पे जाते नहीं थे। कई बार फरियादी जाते नहीं थे। रेप हो जाओ, छेड़छाड़ हो जाओ, गुंडागिर्दी हो जाओ, कौन जाएगा वहाँ? बदतमीजी होगी। एक बेइज्जती हो गई घर में, एक बेइज्जती और थाना में जाके क्यों करवाऊँ? कोई काम तो होगा नहीं, सुनवाई होगी नहीं। ये माहौल था। मैंने माहौल को बदला। मैंने राजस्थान में एफआईआर कंपल्सरी कर दी, थाना में कंपल्सरी कर दी राजस्थान के अंदर। और जब किए मैंने, तब मैंने कहा मीडिया वालों को उस दिन, मैं कहा मैं कंपल्सरी कर रहा हूँ, उससे संख्या बहुत बढ़ेगी राजस्थान के अंदर, संख्या बढ़ेगी। उसकी मुझे चिंता नहीं है। आरोप झेल लूँगा मैं विपक्ष का, जो बदनाम, झूठा बदनाम करते हैं, पर फरियादी की फरियाद सुनी जाएगी, उनको न्याय सुनिश्चित होगा। इसलिए यार हिम्मत होती है लोगों को, गांव में, शहर में कहीं अन्याय, अत्याचार उत्पन्न हो गया है, रेप हो गया है, जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने की हिम्मत होगी कि हमें न्याय मिलेगा। इसलिए हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, परंतु फिर भी हम कम है अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर, कंपनी करने के बावजूद भी। इस प्रकार का मैं आपको कहना चाहूँगा, कन्या कुमारी को भी, कि हम सब मिलकर के भारत सरकार को मैं लिख के भेजूँगा, प्राइम मिनिस्टर को भी। आपके जो 3 कानून आप बदलाव कर रहे हैं, आईपीसी को लेके, सीआरपीसी को लेके, आप उसके अंदर देश के अंदर हर थाने के अंदर एफआईआर कंपनी करवा दी, लोगों को न्याय सुनिश्चित होगा। ये मेरा मानना है। कहना बात इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमने कई नवाचार करने का प्रयास किया है, और मेरा पूरा यकीन है कि मैं खुद एनएसयू के कार्यकर्ता था। ये मैंने इसीलिए लगा लिया यहाँ पर, मुझे भेंट किया गया, तो मैंने कहा भाई मेरा राजनीतिक सफर एनएसयू से शुरू हुआ है। एनएसयू का प्रथम अध्यक्ष राजस्थान का मैं ही था। अभी हमारा साथी बैठा हुआ है अभिमन्यु, अभिषेक। तो आप बता दीजिए, ये अभिषेक बहुत शानदार काम कर रहा है एनएसयू का। ये अभिषेक चौधरी जिस पोस्ट में मैं बैठा हुआ था, उस पोस्ट में बैठा हुआ आज ही है। राजस्थान का पहला अध्यक्ष मैं ही था। जब एनएसयू बनी थी, पहला अध्यक्ष मैं बना, और वहीं से हमारी शुरुआत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लंबा सफ़र तय करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे भी जो है कोई भी कमी रखेंगे नहीं। जो आपको भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बातें कही है, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और युवाओं को मैं पेश किया, बजट में कई तरह की स्कीम लागू करी है, अनुपति योजना, कोचिंग के लिए भी तो हमने उसको शुरुआत कर दी है। 30,000 बच्चों को हम स्कूटी दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो कई नवाचार किए हम लोगों ने, उनका आपको मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा आज शाम तक या कल तक उनको मैं पोस्ट कर दूँ, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके। बाकी जो मेरा मानना भी, हम लोग महिलाओं को बनाया, हमने मुखिया बनाए घरों में,
चिरंजी योजना का 1,35,00,000 महिलाओं को, महिला एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम है ये। उन सबको मैं स्मार्टफोन दे रहा हूँ, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी साथ में। ये भी राजस्थान मेरे ख्याल से कन्याकुमारी नंबर 1 राजस्थान ही होगा इसके अंदर भी। 40 लाख मोबाइल फ़ोन परसों से बटन लग गए हैं, परसों से मैंने लॉन्चिंग किया है, और 80 लाख टेलीफोन दूसरे चरण में बटन लग जाएंगे। इस प्रकार से हम करीब 1,20,00,000 के बजाय 1,35,00,000 तक पहुँचेंगे, मुझे उम्मीद है। इस प्रकार से हम लोगों ने ये भी दिया है। और घरों में जो पहला हमने रखा है फीस में, जहाँ घरों में जो गर्ल्स है पढ़ती है या विधवाएं हैं, निसज्ञन है, उनको पैडी दे करके हम 40 लाख को हम लोग पहले फेज में दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने किया है। अभी घर में ओलंपिक चल रहे हैं, आपको मालूम होगा, आपके संबंधित इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये भी नवाचार हमारा कन्याकुमारी, इसमें नंबर 1 हम ही हैं। पिछली बार हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक शुरू की थी, 30 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया, उसमें 10 लाख महिलाएं थी। इस बार नहीं है, 80 उम्र के बुजुर्गों ने भी, महिलाओं ने भी, 50 साल 60 साल 15-20 साल 25 साल तो ही बच्चे हैं सब लोगों ने इतना स्थान में खुद गया हूँ 15-20 जगह जहाँ मैच चलते थे। क्या माहौल है गाँव के अंदर, वॉलीबॉल भी, खो खो भी, कबड्डी भी, और ऐसा माहौल बना दिया कि जो राजस्थान क्यों नहीं हम भी ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में आगे बढ़े। हम बहुत पीछे देश के अंदर, प्रदेश वाले लोग। इतना बड़ा मुल्क है आज, जापान, जर्मनी, चाइना, कोरिया कितने अवार्ड ले आते हैं ओलंपिक के अंदर, हम क्यों नहीं ले आते? इतना बड़ा मुल्क हमारा है। अब तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और जरूर आवश्यक हो गया है। किस प्रकार से हम विश्व गुरु तब बनेंगे ना, जब मैंने विजन की बात की 2030 की, विजन तब होगा तब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो विश्व गुरु बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी ढंग से हमें तैयारी करनी पड़ेगी हर फील्ड के अंदर। हम भी क्यों नहीं वहाँ पर गेम्स में हम लोग अपना कीर्तिमान स्थापित करें। तो आज आपको आश्चर्य होगा, खुशी भी होगी, पहले 30 लाख थे, इस बार हमने शहरी ग्रामीण ओलंपिक नाम दिया है। 58,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 58 लाख, और वो गेम चल रहे हैं हमारे वहाँ पे। इसलिए मैंने कहा आपको कि सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी जी का सपना था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, मैं भी मंत्री था उनके साथ में। कंप्यूटर का, मोबाइल, इंटरनेट, कोई कल्पना नहीं करता था उस ज़माने के अंदर कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। 21st सेंचुरी की बात वो करते थे, समझ नहीं पाया। आप में जो नौजवान बैठे आपको तो मालूम ही नहीं होगा, वो ज़माना पहले की बात कर रहा हूँ, 84-85 की, जब हम लोग मंत्री थे। आज वो कंप्यूटर क्रांति हो गई है। हमारी गवर्नेंस, इसमें कन्याकुमारी हम नंबर 1 देश के अंदर, IT के अंदर भी नंबर 1 है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं हैं। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस हमारी एक्टिवेट हो रही है। 80,000 से ज़्यादा ई-मित्र लगे हुए राजस्थान के अंदर। पहला ई-मित्र मैंने शुरू किया था जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 98 के अंदर। उस पीरियड मैंने शुरू किया था, लोक मित्र के नाम से यहाँ पर एक के अंदर शुरू किया था। उत्सुकता थी, पता नहीं इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। आज 600 तरह की सेवाएं मिल रही है, आम जनता को उससे मिल रही है, 600 तरह की सेवाएं मिल रही है। तो कहने का मतलब राजस्थान के ही मामले में बिल्कुल ठीक आ गया। हम लोग बहुत आगे हैं और आगे बढ़ेंगे। और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर राजस्थान के आने वाला भविष्य आप हैं जो बैठे हुए हैं। कल के राजस्थान का, देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी पे है। हम तो आह्वान नहीं कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे सोशल वर्कर बने। गांधी जी के बारे में बार बार रोज़ कहता हूँ, हमने 2 अक्टूबर को तय किया जयपुर में, कन्याकुमारी को कहूँगा आप भी आइए उस दिन। 2 अक्टूबर को हम चाहेंगे यहाँ पर अहिंसा को लेके ही, क्योंकि जो देश में हिंसा का माहौल है। राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में क्या मुद्दे थे? महंगाई, बेरोजगारी, प्रेम मोहब्बत, भाईचारा, मतलब नॉन वायलेंस,
जब उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, इसका मतलब क्या था? कन्हैया कुमार ने पूरी यात्रा में भाग लिया, सीताराम लामा ने भाग लिया, तो आप सोच सकते हो वही थीम मेरी है। और चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की वजह खाई नहीं बढ़नी चाहिए, जो खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दों को लेके मैंने मेरा बजट पेश किया। चारों मुद्दों को लेके मैंने महंगे राज सीट लगाए हैं, जो 5 रुपये सिलेंडर भी उसके अंदर है, रोजगार शहरों में गांव में 25 दिन बढ़ा दिए हमने, वो भी उसके अंदर है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं हम लोग, वो भी उसके अंदर है। स्वास्थ्य सेवाएं 25 लाख वाला बीमा, वो भी उसके अंदर है। दुर्घटना बीमा है। आज घर घर में उसकी चर्चा है। तो मैं कहना चाहूँगा वो है महंगे 3 लाख लोगों में नौकरी लगा रहा हूँ राजस्थान के, 3 लाख बच्चों को लगा रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, तब भी कोई न कोई बदनामी हो जाती है। जब बच्चे रीट में बैठे थे, 26 लाख बच्चे थे, मैंने कहा इन सबको फ्री बस का इंतज़ाम करो रोडवेज की। फिर मालूम पड़ा कि रोडवेज बसें कम पड़ने लग गई, इतने बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट बसें करो, किराए की किराया सरकार देगी, इन सब बच्चों को फ्री में भिजवाओ। मैंने किया। फिर दिमाग में और बात आई, 26 लाख बच्चे जाएंगे, दूर दूर केंद्र बन गए, दूर से जिलों के अंदर, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे। तो मैंने कलेक्टरों को इतला करवाई, तुम रहने का इंतज़ाम करोगे, धर्मशालाओं में, हॉस्टल में कहीं न कहीं करवाओगे, और दानदाताओं को NGO कह करके खाने के पीने का इंतजाम भी करवाओ। कोई यूपी के भी आ रहे हैं, आगरा से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं, यहाँ तक की बात थी। इतना अच्छा मैंने काम किया। एक मथुरा में, आगरा से 2 लड़कियाँ आई वहाँ पर धौलपुर में। मुझे खुशी जब मैंने सुना उन बच्चियों को वहाँ के SDO ने गाड़ी में भेजा, बसेड़ी गाँव है 100 किलोमीटर पर, एग्जाम दिलवाया, वापस लाया और ट्रेन में बैठवाया उनको। मुझे बहुत गर्व हो रहा था। अचानक पेपर आउट हो गया। पेपर आउट तो हर राज्य में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, जुडिशरी हाईकोर्ट में हो रहे हैं। ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, और हमने सबको न्याय देने के लिए वो एग्ज़ाम का जो एक पार्ट था उसको हमने कैंसिल कर दिया। अब जो है एक घटना हो गई, साहब देखो पेपर आउट हो गए राजस्थान के अंदर, पर ये नहीं कोई देखता कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया, बच्चे के लिए हर चीज़ का ध्यान रखा मैंने। अब उन्होंने कानून पास कर दिया है, आजीवन कारावास होगा जो पेपर आउट करने के लिए बाहर हो जाएगा। कानून हम बना सकते हैं, उसके बाद में ही कई बार घटना दुर्घटना होती है। तो कहने का मतलब कि राजस्थान वो राज्य रहेगा जहाँ आने वाले वक्त में हम चाहेंगे युवा पीढ़ी का फ्यूचर कैसे बने, राजस्थान का क्या भविष्य हो, वो तमाम तरह से हम लोग लगे हुए हैं। अभी मैंने कल परसों फैसला किया, कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो ड्रग बहुत बड़ी बीमारी है, उसको रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, रात को हुक्का बार चलती है, डांस होते हैं, ड्रिंक होते हैं, लड़के लड़कियाँ जाते हैं वहाँ पर। मैंने उनको बंद करवाने के लिए अभियान चला रखा है, जयपुर के अंदर भी, राजस्थान के अंदर भी। रात को घुसते हैं अंदर 12 बजे, रात को 12 बजे घुसते हैं और सुबह 6, 7, 8 बजे निकलते हैं। वो क्या करते हैं बेवकूफ़ की तरह, ड्रिंक भी करते हैं, डांस भी करते हैं और ड्रग भी लेते हैं, और होटल वालों को तो कमाई करनी उनको। साथ में मैंने कहा जो मंचले है कॉलेज के बाहर और यूनिवर्सिटी जो फप्तियाँ करते हैं लड़कियों पर, छेड़छाड़ करते हैं, लड़की बेचारी बोलती नहीं है शर्म के मारे। मैंने कहा इन मंचलों की इनका इलाज मुझे करना है। और इलाज मैंने क्या किया है, मैंने कह दिया है जैसे थानों के अंदर हिस्ट्री शीट की हिस्ट्री शीट बनती है, थानों के अंदर रिकॉर्ड रहता है, एक बार जिसकी हिस्ट्री शीट खुल जाती है, शायद आपको मालूम होगा, एक बार किसी की हिस्ट्री शीट खुल गई, वो पड़ी रहती है, भले एक्शन नहीं होता, अगर वो सुधर जाता तो हिस्ट्री शीट बंद कभी नहीं होती है, चाहे वो मंत्री क्यों नहीं बन जाए। तो मैंने कहा मन चलो का भी एक हिस्ट्री शीट की तरह एक कॉलम बना दो थानों के अंदर, और थानों में फ़ोटो लगती है हिस्ट्री शीटर की, थानों के अंदर हिस्ट्री शीटर की फ़ोटो लगती है एक बोर्ड पर। उसी ढंग से मन चलो की फ़ोटो लगाने की मैं तजवीज़ कर रहा हूँ, जिससे कि राजस्थान में बच्चियाँ सुरक्षित रहे। कई घटना होती है, बच्ची छोटी बच्चियों को रेप हो जाते हैं, क्या क्या नहीं हो रहा, आप देख रहे हो देश के अंदर हर राज्य में क्या घटना हो रही है। कहाँ
नैतिक स्तर हमारा कहाँ जा रहा है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को। तो राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं युवा नीति के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि इसके आने वाले वक्त के अंदर इसका जो मैसेज होगा युवाओं के अंदर, वो आप सबको उसको स्टडी करनी चाहिए, देखना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 2030 जो हमारा विज़न है उस पर राजस्थान के नौजवान, छात्र, युवा सब भागीदार निभाएं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।